नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा। आइए देख लेते हैं कि बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। कमजोर शुरुआत है। 125 अंकों की कमजोरी गिफ्ट निफ्टी में इस समय दिखाई दे रही है, जो कि 19,440 के नीचे अब लुढ़क गया है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में दबाव है। डबल डिजिट कमजोरी के साथ यहाँ पर 61 और 35 अंकों की कमजोरी दिख रही है। एशियन मार्केट्स में प्रेशर बना हुआ है। जापानीज मार्केट निके 500 अंकों से ज्यादा की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, कमोडिटी बाजार में हमने एक दायरे का ट्रेड देखा है। कमजोरी तो वहां पर भी है, बस एक कच्चा तेल लोअर लेवल से थोड़ा सा संभला है, वरना सोना चांदी मेटल सब पे है प्रेशर। क्या हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में और अब आगे कौन से ट्रिगर्स पे रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। हालत तो खराब दिखाई दे रही है अमेरिका की। कुछ नया यहाँ पर हुआ है या बस ये बॉन्ड यील्ड का ही किस्सा है? बॉन्ड यील्ड का ही किस्सा है और बाजार नई रियलिटी के लिए तैयार हो रहे हैं कि हायर फॉर लॉन्गर की बात करी जा रही है। जिस तरह से बॉन्ड सर्ज हो रहा है, क्या और दबाव आ सकता है, उसके डर बना हुआ है। तो अच्छी खबर तो कुछ भी नहीं आई है। इनफैक्ट जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, लगातार बाजार का मूड माहौल और आपके लिए बिगड़ते हुए ही दिख रहा है। कुछ भी सुधरने के संकेत नहीं आए। इनफैक्ट कल जो हमने 425 अंकों की भारी गिरावट डाउ पर आती हुई देखी, 6 महीने में सबसे खराब इंट्राडे गिरावट हमने आती हुई देखी। तो 6 महीने में सबसे खराब दिन था ये डाउ के लिए कल। एक बार को तो 500 पॉइंट से ज़्यादा की आपको डाउ पर वीकनेस दिख रही थी। टुवर्ड्स एंड करीब 425 अंक नीचे आपके लिए डाउ बंद होते हुए दिखा है। इंट्राडे में 33,000 के नीचे भी गया था। क्लोजिंग में जस्ट अबाउट 33,000 के लेवल पर आपको क्लोज होते हुए दिखा है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, इस साल की जितनी भी बढ़त थी डाउ की, वो पूरी गवा चुका है। यानी कि 2023 के लिए डाउ अब आपके लिए नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है कल की गिरावट के बाद। S&P अभी भी 2023 के लिए 10% ऊपर है, नैस्डैक 24% ऊपर है। तो बाकी दो इंडेसीज इतने खराब नहीं है, बट डाउ आपके लिए 2023 के लिए नेगेटिव आ चुका है। चौतरफा गिरावट थी, हमने देखा नैस्डैक में आपको करीब करीब 2% की वीकनेस दिखी। रसल 2000 पौने 2% नीचे था। S&P 500 भी 1.5% से ज़्यादा फिसला था। तो भारी भरकम चौतरफा गिरावट आपने आती हुई दिखी और ये बढ़ती बॉन्ड यील्ड का प्रकोप है जो इस समय बाजार पर प्रेशर बना रहा है। 4.8% के ऊपर आपको अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड अभी दिख रही है। 16 साल की नई ऊंचाई पर आपको ये जाती हुई दिख रही है। तो 4.8% के भी पार चली गई है और कुछ एक्सपर्ट्स तो मान रहे हैं कि अब 5% तक आपको अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड जाती हुई दिखेगी। तो वहां से एक चिंता बन रही है और इक्विटी मार्केट्स पर इसका भारी प्रेशर आ रहा है। दिग्गज आईटी की भी हम बात कर रहे थे, पिछले 4 दिनों से तो होल्ड आउट कर रहा था, तेजी के ट्रेंड में था, बट जिस तरह से ये बढ़ती बॉन्ड यील्ड का असर आ रहा है, कल दिग्गज आईटी और सेमीकंडक्टर शेयर्स में भी आपने अक्रॉस द बोर्ड भारी गिरावट आती हुई देखी है। एक और वजह जिसकी वजह से ये बॉन्ड यील्ड आपकी लगातार ऊपर जा रही है, अमेरिका का जो डेटा अब तक आ रहा है वो काफ़ी मजबूत रहा है। कल आपने जॉब ओपनिंग्स डेटा आया, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट डेटा आपका फ्राइडे को आने वाला है जब जॉब्स डेटा और बेरोजगारी के आंकड़े सामने आएंगे, बट कल जॉब ओपनिंग का डेटा आया और यहाँ पर हमने देखा है कि अगस्त के महीने में 96 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई हैं। अनुमान 88 लाख का था। तो ये सरप्राइजिंगली हायर नंबर आया है, जो अगेन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेबर मार्केट की स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा है। और यहाँ से भी बाजार में प्रेशर बढ़ा, जहाँ पर बाजार अब तैयार हो रहा है। जो हायर फॉर लॉन्गर की बात कही जा रही है कि लंबे समय तक रेट्स उच्च स्तर पर बढ़े रहेंगे और साथ ही 1 नवंबर को जो पॉलिसी आ रही है उसके लिए भी रेट हाइक का अनुमान बढ़ रहा है। एक हफ्ते पहले 16% जानकार मान रहे थे कि 1 नवंबर को 1/4% की रेट हाइक होगी, अब 31% जानकार मान रहे। तो एक हफ्ते में ये आंकड़ा डबल हो चुका है। हायर फॉर लॉन्गर, एक और रेट हाइक, दोनों फैक्टर्स के लिए बाजार इस समय तैयार होते हुए दिख रहा है और जिस तरह से बॉन्ड सर्ज आ रहा है उसका प्रेशर क्लियरली बाजार में एविडेंट है। ग्लोबल मार्केट्स में आप देख रहे हैं प्रेशर बना हुआ है। कल यूरोप भी आपका आधा से 1% फिसलते हुए दिखा है। कमोडिटी बाजार में भी हमने देखा, हालांकि डॉलर इंडेक्स ऊपर से थोड़ा गिरा है, बट कच्चा तेल यहाँ पर 3 हफ्ते के निचले स्तर से आपको थोड़ी खरीदारी आई है। आज ऑफकोर्स ओपेक बैठक पर सबकी नजर है। एस्टिमेट है कि जो प्रोडक्शन कट्स अनाउंस किए गए हैं वो और एक्सटेंड हो सकते हैं। तो वहां का देखते हैं अगर कुछ और आउटकम निकल कर आता है कि नहीं। इसके अलावा सोना आपका 7 महीने के निचले स्तर पर है। चांदी में हल्की रिकवरी जरूर है। बेस मेटल्स में सुस्ती है। कॉपर 4 महीने के निचले स्तर पर है। लेड 7 हफ्ते, जिंक 1 हफ्ते के निचले स्तर पर है। एग्री कमोडिटी सुस्त है। तो अच्छी खबर तो कुछ भी नहीं आ रही है। इनफैक्ट इकोनॉमी की जो अच्छी खबर है वो बाजार के लिए बुरी खबर बनती हुई दिख रही है और बॉन्ड यील्ड पर रखिए नजर। 4.8% के ऊपर फिलहाल 10 साल की अमेरिकी यील्ड आपको दिख रही है। जब फेड पॉलिसी आई
हाई थी वहां से आधे % से ज्यादा की मूव आपको पिछले 2 हफ्तों में अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड दिखा चुकी है। तो बॉन्ड यील्ड अब चिंता का सबब बन गया है और उसी का रिएक्शन हम दुनिया भर के बाजारों पर देख रहे हैं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि मंगलवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। बिकवाली लगातार हम देख रहे हैं विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से निकल कर आ रही। कैश स्पेस 2000 करोड़ से अधिक की बिकवाली, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशक हैं 1360 करोड़ के आसपास की खरीदारी वहां से आती दिखी है। अब खराब ग्लोबल संकेत हैं, इस बीच हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपना सकते हैं, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग। इंटरनेशनल मार्केट्स का तो कोई सहारा नहीं है सर, अब हमें कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है? निफ्टी बैंक निफ्टी कोई रणनीति में बदलाव होगा सर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए संकेत तो बेहद खराब है, चाहे बोलो चाहे फिर लोकल के लिहाज से भी आप देखें तो FIs की बिकवाली के आंकड़े मजबूत हैं और कल भी आपने अच्छी खासी कमजोरी देखी है। तो रिकवरी के लिए और खरीदारी के लिए कोई एकदम खास वजह आपके लिए बनती नहीं है। ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड की तरफ बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि सितंबर महीने के लोज जो हैं जहाँ निफ्टी पर 19,250 के आसपास 225 के आसपास हम पहुंचे थे और बैंक निफ्टी पर 43,800 के आसपास पहुंचे थे। इवेंचुअली ऐसा लग रहा है कि उस रेंज को एक बार टेस्ट करने की कोशिश इस हफ्ते बाजार कर सकता है। हमारे यहाँ आज से मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की बैठक शुरू हो रही है 3 दिनों की। तो जो शुक्रवार को पॉलिसी आएगी वो इम्पोर्टेंट होगी। तो ये हफ्ता इवेंट भरा भी है और थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के लिहाज से मुश्किल भरा भी है। तो ऐसे में थोड़ा प्रेशर तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हम 19,500 के ऊपर बंद होने का अब तक जो हमारा 20 दिनों से चल रहा है, 20 ट्रेडिंग सेशन से लगातार उसे होल्ड कर रहे हैं, वो थोड़ा रिस्क में नजर आ रहा है जिस तरह से संकेत ग्लोबल मार्केट से। एनीवे जो सपोर्ट रेंज है आपके लिए बाजार के लिए वो 19,340 से 19,435 की है निफ्टी पर इमीडिएटली, और ऊपरी स्तरों पर 19,525 19,625 ये परफेक्ट सप्लाई जोन है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है 43,825 44,000 ये आपके लिए सपोर्ट जोन है और ऊपरी स्तरों पर 44,400 44,525 ये आपके लिए रुकावट की जगह है। तो कम गैप के साथ अगर बाजार खुलता है, थोड़ा आमतौर पर आप जितना ज्यादा गैप देख रहे हैं उतना ज्यादा गैप डाउन मिलता नहीं, कल भी ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में थोड़ी सी पोजीशन हल्की करनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन ग्लोबल मार्केट्स को स्टेबल हो जाने दें और उसके बाद खरीदारी फिर से करें और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के नजदीक बाजार को आ जाने दें। जी वैलिड पॉइंट से धन्यवाद दर्शकों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करना और करना क्या है। तो बहुत भारी पोजीशंस होल्ड ना करें, जितनी हल्की रख सकते हैं उतना ही रखें और थोड़ा वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएं। निफ्टी सर के अनुसार 19,340 से 435 ये सहारा देने वाली बैंड होगी। अपर बैंड 19,625 तक स्ट्रेच होती दिख रही है। बैंक निफ्टी 43,825 से 44,000 सहारा यहां इस इंडेक्स को मिलता दिखेगा और जो रुकावट होगी ये 44,400 से 525 के करीब फेस करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन खबरों के दम पर भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। कौन से स्टॉक्स हैं और कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर, अरमान के पास है पूरी डिटेल्स। अरमान मॉर्निंग। आज मेरे पास आपके लिए वंस अगेन 2 सवाल है, लेकिन शुरुआत हम करेंगे ट्रिगर्स के साथ और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आप ट्रिगर्स की बात करें तो जैसा कि सर ने भी कहा था, RBI MPC जो मीटिंग है वो शुरू होने वाली है। बर्जर पेंट्स इनके 19.4 करोड़ बोनस शेयर्स जो हैं वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। स्पाइस जेट में 3.4 करोड़ शेयर्स जो प्रमोटर्स को अलॉट किए गए हैं प्रेफरेंशियल बेसिस पर वो भी लिस्ट होंगे और 4.8 करोड़ शेयर्स जो अगर आप नॉन प्रमोटर्स को जो होते हुए दिखे थे कन्वर्जन के चलते, लोन के कन्वर्जन के चलते, वो भी लिस्ट होते हुए दिखेंगे। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर बोर्ड की बैठक में QIP से इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पर कंपनी जो है अपना पहला फर्स्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है AI चीफ को जो है वो हैंडओवर करते हुए दिखेंगे। IPO अपडेट्स के हिसाब से अपडेटर सर्विसेज इनके IPO की लिस्टिंग है और कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है आज 10:30 बजे के आसपास। खबरों पे आ जाएं तो खबरों पे सबसे पहले IDFC फर्स्ट बैंक जहां पे QIP लॉन्च किया है। QIP का फ्लोर प्राइस जो है वो 94.95 का रखा गया है, जो कि अगर हम मौजूदा भाव देखेंगे तो 94.25 का है और 6 अक्टूबर जो है की बोर्ड बैठक में तय होगी इश्यू प्राइस। टीटागढ़ रेल सिस्टम, यहाँ पर इनको GMRC से लगभग
57 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है और ये सूरत मेट्रो फेज़ 1 के लिए है। 72 स्टैंडर्ड गॉच कार्स जो है उनके लिए इनको ऑर्डर मिला है। RVNL यहाँ पर हिमाचल में इनको लगभग 440 के आसपास के जो करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए L1 बीडर जो है वो घोषित होते हुए दिखे हैं। हैदनबर्ग सीमेंट, जो कि अगर आप देखें मीडिया में ये खबरें आ रही थी कि उन्होंने JSW ग्रुप जो है वो हैदनबर्ग मटेरियल के साथ शुरुआती बातचीत कर रहा है, इन खबरों का वो उन्होंने खंडन किया है। टैक्स नोटिसेज हैं लगातार आज भी हैं। बजाज फिनसर्व, यहाँ पर सब्सिडरी बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस को लगभग 1000 करोड़ के GST डिमांड का शोकॉज नोटिस मिला है। मारुति सुजुकी, इनको FY20 के लिए लगभग 2160 करोड़ का ड्राफ्ट टैक्स नोटिस का जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। LIC की बात करें, कंपनी को असेसमेंट ईयर 12, 13 और 18-19 और उसी के साथ साथ 19-20 के लिए IT डिपार्टमेंट से पेनल्टी की डिमांड का नोटिस मिलता हुआ दिखा है, जो कि अगर आप देखें कुल जो अगर पेनल्टी है वो 84 करोड़ की है। चलिए, तो ये तो खबरों के दम पर जो एक्शन दिखेगा वो है, लेकिन अरमान ये बताइए किन कंपनियों में Q2 बिजनेस अपडेट हैं वो निकल कर आए हैं, कैसे रहे हैं? बिल्कुल, कई कंपनियों के Q2 बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले वेदांता की बात करें तो कुल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन यहाँ पे 2% बढ़कर आया है। वहीं जिंक इंडिया माइंड मेटल की बात करें तो वहाँ पर उत्पादन 1% के आसपास घटकर आया है और कॉपर कैथोड का उत्पादन लगभग 14% के आसपास घटकर आता हुआ दिखा है। मारुति सुजुकी इंडिया, यहाँ पर सितंबर में जो कुल उत्पादन है वो लगभग 1.4% के आसपास कम हुआ है और कुल PV का अगर आप उत्पादन देखेंगे तो वहाँ पर भी लगभग 0.3% के आसपास की गिरावट दिखेगी। एवेन्यू सुपरमार्ट, इनका Q2 में स्टैंड अलोन आय जो है वहाँ पे लगभग 18.5% के आसपास की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। यस बैंक, यहाँ पर Q2 में लोन्स एंड एडवांसेज जो है 9.5% बढ़कर आए हैं। CSB बैंक ग्रॉस एडवांसेज, यहाँ पर अगर आप बात करें तो लगभग 27% के आसपास एडवांसेज बढ़कर आए हैं और डिपॉजिट्स भी लगभग 21% के आसपास बढ़कर आए हैं। साउथ इंडियन बैंक ग्रॉस एडवांसेज लगभग 10% के आसपास बढ़कर आए हैं, डिपॉजिट्स लगभग वहाँ पर भी लगभग 10% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। और अंत में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी डिपॉजिट जो है वो 22% बढ़कर आए हैं और कुल कारोबार की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 23% के आसपास की आपको बढ़त दिखेगी। चलिए, तो ये जो बिजनेस अपडेट्स हैं इन पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि अच्छा खासा एक्शन इन खबरों के दम पर यहाँ पर भी दिखेगा। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। हिमांशु जी, मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है। ऐसे तो हमने देखा है कि ग्लोबल मार्केट का क्लियर इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे दिख रहा है, लेकिन PSU बैंकिंग स्पेस, यहाँ पर हमने कल अच्छा खासा प्रदर्शन देखा। क्या लगता है सर, ये वाली थीम आज भी काम करेगी या कुछ और सेक्टर्स पर नजर रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि PSU बैंक एज अ थीम, एज अ सेक्टर इवेंचुअली अच्छा करती हुई नजर आ रही है। थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन टाइम टू टाइम हम देखते हैं, लेकिन वापस से लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि ये स्पेस पर आज भी नजर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई गैप डाउन मिलता है मार्केट में, जैसे कल यूएस मार्केट में थोड़ा सा नर्वस सेशन देखने को मिला, तो लोअर लेवल पे वापस से खरीदारी देखने को मिल सकती है। इस स्पेस में मेरी भी एक रिकमेंडेशन है, PNB मुझे पसंद है। मुझे लगता है कल एक अच्छी ब्रेकआउट यहाँ पर क्लोजिंग की तरफ देखने को मिला है। लोअर लेवल पर हम लगातार इसमें खरीदारी की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आज ओपनिंग के साथ कोई थोड़ा सा टिप मिलता है, 81-82 की रेंज में ये स्टॉक मिलता है, तो वहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 86-88 तक के 2 टारगेट PNB में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ कैनरा बैंक की स्पेस में दूसरा स्टॉक है जो कि हमें पसंद है। यहाँ पर भी लगातार एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है और टुवर्ड्स द क्लोज कल यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। तो अगर यहाँ पर भी 380-381 के आसपास कोई गैप डाउन मिलता है तो खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। 375 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 392-395 रुपए तक के टारगेट कैनरा बैंक में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके सर, नाउ दैट हम लोग बैंक की बात कर रहे हैं, आज IDFC फर्स्ट बैंक हमारे रेडार पर है, क्योंकि QIP लॉन्च हो गया है। इशू प्राइस बोर्ड बैठक में इस शुक्रवार पर इस पर कुछ मंजूरी बनेगी। तो जरा बताइए कि यहाँ चार्ट्स पे IDFC फर्स्ट बैंक क्या राय बन रही है? तो नेहा जी, लगातार चैनल पर IDFC लिमिटेड, IDFC फर्स्ट बैंक दोनों में ही खरीदारी रिकमेंड करते आए हैं तमाम पैनलिस्ट लोअर लेवल से। मुझे लगता है यहाँ पर इस न्यूज फ्लो के बाद भी एक अच्छी तेजी बन सकती है और हमारा जो पोजिशनल टारगेट 110-112 रुपए की हम इस पर लगातार बात रिकमेंडेशन कर देते आए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन टारगेट की तरफ ये स्टॉक इवेंचुअली जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर खरीदारी खरीदारी के ही मौके ढूंढने की सलाह रहेगी। 93.50, 93 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जब तक स्टॉक इसके नीचे बंद नहीं होता अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करें।
अपसाइड में स्टॉक 98 साढ़े 98 के ऊपर अगर निकलता है आज या आने वाले 1 से 2 दिनों में, तो मुझे लगता है 105 और 110 रुपए के टारगेट के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में शॉर्ट टर्म मूव देखने को मिल सकती है। ओके, कुछ खबरें हमने रेल स्पेस में आते देखी, वैसे तो काफी बजिंग है और आप सबका फेवरेट भी रहा है। टीटागढ़ रेल सिस्टम जीएमआरसी से 857 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है, जरा बताइए टीटागढ़ रेल सिस्टम क्या राय बन रही है? तो नेहा जी, बहुत ही जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक में देखने को मिली है। शार्प रन पिछले 6 महीने 1 साल में स्टॉक में दिखाया है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अगर कोई गैप अप मिलता है इस न्यूज के चलते तो चेंज ना करें, लेकिन हाँ कोई भी गिरावट अगर मिलती है कभी भी तो खरीदारी के ही मौके ढूंढे। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर एक तेजी की पोजीशन स्टॉक में है तो 750 रुपए के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहें। मोमेंटम के तौर पर स्टॉक अगर 810 815 रुपए के ऊपर निकलता है शॉर्ट टर्म में, तो मुझे लगता है कि फ्रेश ऑल टाइम हाई बनते हुए स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा आपने वैसे तो पीएनबी कैन बैंक पर राय दी, क्या कोई आज के लिए बेस्ट पिक्स हैं इनके अलावा? देखिए, पीएनबी कैन बैंक के अलावा जो एक और रिकमेंडेशन मैं देना चाहूंगा वो दूंगा टाटा मोटर्स पर। यहाँ पर कल हमने देखा कि जो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ है उसमें टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती हुई नजर आ सकती है। तो मुझे लगता है ये स्पेस, ये स्टॉक फोकस में रहना चाहिए। 620 रुपए के आसपास का क्लोज है। किसी भी वीकनेस में अगर 615 614 रुपए के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। इंट्राडे के लिहाज से 610 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं क्लोजिंग बेसिस पर, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। अपसाइड में 635 645 रुपए तक के 2 शॉर्ट टर्म टारगेट टाटा मोटर्स में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो टाटा मोटर्स भी आ रहा है पसंद, अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है 615 के पास ले। अच्छा, आरवीएनएल में कोई व्यू है? क्योंकि खबर यहाँ पर भी है 444 करोड़ का हिमाचल में जो प्रोजेक्ट है उसके लिए L1 बिडर घोषित हुए हैं, कोई सेपरेट रिकमेंडेशन यहाँ पे? नहीं, आरवीएनएल भी एक कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा मोमेंटम कल के सेशन में पिकअप करता हुआ नजर आया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी तेजी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। मुझे लगता है स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। किसी भी एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए या फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे खरीदारी अगर कोई करता है तो 166 167 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। शॉर्ट टर्म में पहला जो एक छोटा सा हर्डल है वो है 170 रुपए का। स्टॉक 177 रुपए के ऊपर अगर निकलता है तो 190 192 रुपए तक की जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होती हुई नजर आ सकती है। वेरी वेल हिमांशु जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिन पर आज के मार्केट में, आज के ट्रेडिंग सेशन में रखनी है नजर। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। जरा बताइए, सबसे पहले तो चांदी पर ही फोकस कर लेते हैं क्योंकि घमासान तो सबसे ज्यादा कल यहीं दिखा था। कल भी 2500 रुपए की गिरावट लेकर ही बंद हुआ है, क्या राय बन रही है? नमस्कार नेहा जी, बिल्कुल सोना और चांदी में यहाँ लगातार गिरावट देखने को मिली है और चांदी की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कल लगभग 7 महीनों के निचले स्तरों पर फिसलती हुई नजर आई थी। लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ पे चांदी काफी ओवरसोल्ड जोन में आ चुकी है और अब अपने सपोर्ट लेवल $20.80 के जो लेवल्स है इंटरनेशनल मार्केट में उसके बेहद करीब है। तो निचले लेवल से अब यहाँ एक शॉर्ट कवरिंग चांदी की कीमतों में आज के सेशन में देखने को मिल सकती है। हमारा मानना है कि अगर यहाँ थोड़ा और डीप आता है कीमतों में तो वहाँ पे निचले स्तरों पर 66,200 बाइंग के लिहाज 66,500 बाइंग के लिहाज से बेहतर लेवल्स होंगे। तो आज के सत्र में यहाँ 66,500 के स्तर पर चांदी में बाइंग की सलाह रहेगी। 65,800 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हमारा मानना है कि 1 से 2 सेशन में सिल्वर फिर एक बार 68,500 तक के स्तर यहाँ दिखा सकती है। मेटल्स पे कहीं नजर होगी क्योंकि कल जिंक बहुत क्रैक किया है एंड कॉपर तो ऑफ कोर्स 4 महीने के लोज के पास है ही। बिल्कुल, यहाँ पे बेस मेटल्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड में बढ़त देखने को मिल रही है, डॉलर इंडेक्स लगभग 11 महीने के उच्च स्तर पर है और हमने कॉपर की कीमतों को कल यहाँ पे LME पर $8,000 के जो लेवल्स थे वो तोड़ते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे बेस मेटल्स में अभी भी प्रेशर बना रह सकता है। अगर कॉपर में एक पुलबैक आता है 708 710 तक तो वहाँ पे फिर एक बार फ्रेश सेलिंग की सलाह रहेगी। 710 के स्तर पर कॉपर में सेल करके चलना चाहिए 716 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि यहाँ पे 696 तक के स्तर जो है वो कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अच्छा आज तो OPEC प्लस की बैठक है, आउटपुट पॉलिसी में कोई चेंज की बात तो हो नहीं रही है, बट यू नेवर नो, अगर सऊदी का कोई सडन ऐलान आता है तो कैसे आज क्रूड के मार्केट को ट्रेड करना है? बिल्कुल, यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी OPEC की मीटिंग को के चलते हुए रह सकती है और हमारा मानना है कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर जो है कीमतों पर अब पड़ता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली कच्चे तेल पर।
तो यहाँ पे कच्चे तेल में अगर बढ़त आती है 7,550 के आसपास बिना कोई ओपेक पॉलिसी की बदलाव के, तो फिर वहाँ पे एक बार बिकवाली जो है की जा सकती है 7,620 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि कीमतें यहाँ पे 7,350 के जो स्तर है वो फिर एक बार दिखा सकती है। लेकिन अगर ओपेक प्लस यहाँ पे उत्पादन कटौती फर्दर एक्सटेंड करता है तो फिर यहाँ कच्चे तेल में फिर एक बार बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। ओके, तो एक ओपेक प्लस की मीटिंग के ऊपर यहाँ नजर रख कर चलना चाहिए। ओके, तो ये बेसिकली एक कंडीशनल स्ट्रैटेजी है। इस बात पर निर्भर करेगा कि शाम को भारतीय समयानुसार जब यहाँ पर ऐलान होता है तब क्रूड कैसी दिशा लेता है। लेकिन फिलहाल तो कोई भी राइस पे बिकवाली की रिकमेंडेशन है। 7,550 सेल करके चले, 7,620 ऐसी स्थिति में स्टॉप लॉस रहेगा और वापस से 7,350 तक का लेवल नीचे देखने को मिल सकता है। धन्यवाद मनोज जी बताने के लिए कि कौन कौन सी कमोडिटीज पे रखनी है नजर। बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। आइए अरमान से जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक सेक्टर्स पर है। अरमान बताइए। जी, कुछ ही रिपोर्ट है जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें मॉर्गन स्टैनली की, बजाज फाइनेंस पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 9,500 से बढ़ाकर 10,300 का टारगेट कर रहे हैं। जेफरीज की बजाज फाइनेंस पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट जो रख रहे हैं वो 8,830 का कर रहे हैं, जो मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे उससे बड़ा ज़्यादा ही है। सिटी की भी बजाज फाइनेंस पर रिपोर्ट है, न्यूट्रल का जो स्टैंड है वो मेंटेन रख रहे हैं, टारगेट रख रहे हैं 7,800 का, जो कि मौजूदा भाव उससे कमी है। जेफरीज की पावर ग्रिड पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट 212 का रख रहे हैं। और अंत में मैक्वायरी की एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं आउट परफॉर्म को, टारगेट रख रहे हैं 4,550 का, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे 3,725 के आसपास का है, उस हिसाब से काफी बड़ा है। स्टॉक्स पर है और हमारी भी नजर यहाँ रहने वाली। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।